छात्रों की लड़ाई थी, शिक्षकों की लड़ाई कैसे बन गई? बिक गए, सेटलमेंट करके आ गए, झुक करके आ गए वहाँ पे। पहले तो शेर की तरह गए थे, अब यहाँ पर आवाज़ कितनी धीरे क्यों हो गई। उसके बाद क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? फलसफा क्या है? अभी मैं आपको 2 दिन पहले का बता रहा हूँ, ऐसी जगह सेंटर दिया है कि इतना पानी लगा हुआ है कि ट्रैक्टर पर चढ़ करके बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। अब ऐसे में लड़कियां कितनी असुरक्षित हैं बताइए। गणित का तो सवाल इतना बढ़िया इन्होंने पूछा, वो भी स्टेनो के पेपर में, कि ए और बी का अनुपात 2:3 का है, बी सी का अनुपात 3:5 का है, ए बी सी का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन है चूहा रेशियो बिल्ली, बिल्ली रेशियो खरगोश, खरगोश रेशियो चूहा। सूरत के बंदे को केरला भेजा जाता है, केरला वाले को सीधा आसाम भेजा जाता है। हम ये नहीं कहते कि हमारी जीत हुई है, 4 बातों में जीत है, लेकिन 6 हमारी चीजें अधूरी हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये गुप्त सूचनाएं आप तक कैसे पहुंच रही? कभी बता सकता हूँ कि सीजीएल का पेपर कब होगा। सिस्टम में फेलियर है तो आ ही जाएगा। डर नहीं है इस बात का? आपने जो खुलासे किए हैं, आपने पूरा स्कैम सामने रखा है, कोई धमकी नहीं मिली आपको? कई दिन कॉल आ रहे हैं और बहुत परेशानी है, थ्रेट्स भी आए काफ़ी ज़्यादा, आप वीडियो रिमूव कर दीजिए, आप जो है एक अपॉलॉजी वीडियो बना दीजिए, आपने जिस कंपनी का नाम लिया है आप उसको हटा करके आप बातों को मुड़ा दीजिए। आप घिर क्यों जाते हैं? आदित्य रंजन हमेशा विवादों में कैसे आ जाते हैं? जीवन में जो भी काम किया ईमानदारी से किया है और इसके अलावा मेरे मन में कोई बेईमानी नहीं। फिर आपने कह दिया कि चाय की चुस्की ली। मैंने नहीं कहा। कमर का दर्द अभी सही से हुआ नहीं है, जब एफआईआर अभी तक उठा नहीं है वहाँ पे, तुम क्यों शांत रहे? मिनिस्टर की मीटिंग में आपको नहीं बुलाया गया, इसलिए आपको दर्द है। मुझे पता है कि वो बिठा करके मुझे भी चाय ही पिलाएंगे वहाँ। आपको लगता है कि आप इसलिए भी गिर रहे हैं कि पहला तो बिहारी, दूसरा क्रांतिकारी क्यों? क्रांतिकारी निकलेगा नहीं मेरे अंदर से। एक बार तो एक शिक्षक थे क्लास में, हमने जाकर के कह दिया अगर टीचर्स अच्छे ना पढ़ाए तो टीचरों को हम बदल देंगे। आपको शर्म नहीं आती? ये नहीं तो मैम के शब्द हैं। मैम आप अगर थोड़ा बहुत मेरे बारे में बोलते ना तो बच्चा इतना नहीं बोलता। आप तो 55 मिनट की वीडियो में 50 मिनट रोस्टे किए हो। जब शुरू में पहली बार एक बार कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो ऐसा था कि मुझे डिप्रेशन की दवाई तक लेनी पड़ गई थी और लगभग मैंने 3 महीने तक लिया। डांस कर करके बता रहे थे कि हम कैसे चढ़ रहे हैं, कैसे उतर रहे हैं। उनको उनमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उनको बच्चों के मुद्दे में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। जो गलत हुआ उनकी इतनी अंदर में गट्स नहीं है कि जाकर के सिस्टम को उस लेवल तक एक्सपोज कर पाएँ, लेकिन उनको इस बात का आनंद आ रहा था कि हम उठे कैसे, हम बैठे कैसे। तो मेरी चर्चा करने के लिए कुछ लोग हैं वो कर रहे हैं, मुझे जो मेरा काम करना है मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा, इस कंट्रोवर्सी के बीच खान सर से भी आपकी बातचीत हुई थी? बोले वहाँ पे फोन करके आप टेंशन मत लीजिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप वहाँ बढ़िया काम कर रहे हैं, हम देखें वहाँ पे। लेकिन बिहार के जो टीचर्स आए थे, जैसे विपिन सर, रोशन सर, ये बहुत दिखे नहीं, तो ऐसा लगा कि हाईजैक करने की कोशिश की गई। थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ वहाँ पे, जिस बात के लिए मैं अभिनय सर को हमेशा बोलता हूँ तुम्हारे लिफाफे उनके टेबल के अंदर में रखे रह जाएंगे, जब बात उनके कान तक पहुँचेगी तो काम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो मैथ्स पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। अपने सलीके के कारण, अपने कार्यशैली के कारण खूब पहचान में आते हैं और इसके साथ ही अभी एसएससी प्रोटेस्ट के मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा में है। आदित्य रंजन सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। एसएससी प्रोटेस्ट छात्रों के मुद्दे के लिए हुआ था। ये लड़ाई शिक्षकों की नहीं थी, छात्रों की लड़ाई थी, छात्रों के हित में थी। लेकिन इसी बीच प्रोटेस्ट और गरमा जाता है, लाठीचार्ज होता है। ये लाठीचार्ज कहानी तक पहुंच जाता है। सोनू मोनू की कहानी भी हमें सुनाई देने लगती है। उसके बाद एक और कहानी आने लगती है। कई सारे ऐसे मुद्दे आने लगते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाय की चुस्की के लिए गए, लॉलीपॉप तक ये कहानी पहुंच जाती है। सवाल तो यही है कि छात्रों के हितों में बात करना था, छात्रों की लड़ाई थी, शिक्षकों की लड़ाई कैसे बन गई? असल में शिक्षकों की लड़ाई बनी नहीं है, थोड़ा सा गर्मा गर्मी था, लेकिन वापस से सिचुएशन अभी अपने कंट्रोल में है और थोड़ा सा नाराज़गी बच्चों के अंदर में इस बात को आ गया ना। देखिए, लोग ये समझ रहे हैं कि हमने चाय की चुस्की और लॉलीपॉप कह करके सवाल खड़ा कर दिया, बट अगर आप देखेंगे तो जितने भी शिक्षक वहाँ पर गए थे डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने, तो आने के बाद में जब वो वीडियोस बना रहे थे, जब वो अपने कम्युनिटी के पोस्ट डाल रहे थे, तो वो सारी कम्युनिटी के पोस्ट में जो सवाल आ रहा था बच्चों का, वो 2-3 सवाल बड़े फेमस हो रहे थे। बिक गए, सेटलमेंट करके आ गए, झुक करके आ गए वहाँ पे, ठीक है। पहले तो शेर की तरह गए थे, अब यहाँ पर आवाज़ कितनी धीरे क्यों हो गई। इनफैक्ट अभिनय सर भी जब लाइव थे तो उनके लाइव चैट में ये सारा कमेंट चल रहा था। तो हमने लगभग 24 घंटे तक वेट किया कि हो सकता है शायद मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ पर्टिकुलर कोई ऐसा ठोस नोटिस आएगा या फिर एसएससी की तरफ से कोई ठोस नोटिस आएगा जिसमें सारी बातें क्लियर की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पर्सनली मुझे जो फील हुआ वो ये हुआ कि इतने जोर शोर पर जो हमारा प्रोटेस्ट है वो चल रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिनिस्ट्री वालों ने बस लॉलीपॉप दे करके भगा दिया, ऐसा तो नहीं वहाँ पर कि अपनी बातों में गुमराह कर दिया, क्योंकि ऐसा 3 बार हमारे साथ में हो रखा है। इसके पहले भी 3 बार चेयरमैन ने अपने ऑफिस में बुलाया,
और उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि ठीक है, तुम्हारी कीबोर्ड की समस्या हम सॉल्व कर देंगे, तुम्हारे सेंटेंस के इश्यूज़ हम सॉल्व कर देंगे, रॉन्ग क्वेश्चन जो हम तुमसे पूछते हैं वो हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन जनवरी से ये सारा काम चल रहा था और अभी तक एक बार भी ऐसा देखने को नहीं मिला, और उससे मतलब और बेहतर जो है और बदतर हमारा सिचुएशन ख़राब हो गया। टीसीएस थी, सारी चीज़ें सही हो रही थी, 2-4 कमियां थी, उसको सॉल्व करनी थी, और इन्होंने उसको हटा करके एडिक्विटी लेकर के आ गए, जिसने हालात को और बेकार कर दिया। तो हमारे मन में वापस से वही डर बैठ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिनिस्ट्री में वही गोल गोल घुमा करके बातें कह दी और वापस से हालात और बेकार होने वाले हैं। तो हमने ये सवाल खड़ा किया, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। हालांकि सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, अपने जगह पर बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया, और मुझे नहीं लगता है कि आज थोड़ा बहुत भी जो हम आगे बढ़ पाए हैं वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है या 3-4 शिक्षकों की वजह से। उसमें सबका योगदान रहा है, जो डिटेन हुए उनका भी योगदान रहा और जो नहीं हुए उनका भी रहा। अच्छा, 31 जुलाई को हुआ क्या था? मुझे आसान भाषा में समझाइएगा, पूरा घटनाक्रम क्या रहा था? 31 जुलाई काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो चुका है लोगों के बीच में, और सब जानना चाहते हैं कि मेन वहाँ पर चीज़ें क्या हुई। असल में क्या होता है कि हम लोग इसके पहले काफ़ी सारी बार मीटिंग कर चुके होते हैं, डायरेक्टर से भी, चेयरमैन से भी, और हम बार बार उनसे बातें कहते तो वो ये कहते हैं हमारे ऊपर में भी ऊपर से आदेश है। तो हमने कहा इनके ऊपर कौन है पता करो, तो डीओपीटी मिनिस्टर। तो हमने कहा फिर मिनिस्ट्री में ही जा करके सवाल पूछेंगे, क्योंकि उनसे अपॉइंटमेंट लेने की हमने सोची, हमें मिला नहीं, हमने काफ़ी प्रयास किया लेकिन हमें मिला नहीं कहीं पे। तो सारे के सारे शिक्षक जो है वो एक बार इकट्ठा हुए, अलग अलग एग्जाम्स के मुद्दों को उठा करके। कोई एसएससी के एग्जाम्स के लिए आया था, कोई टीचिंग के लिए आया था, कोई रेलवे के लिए आया था, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं, और उससे पीड़ित लगभग पूरे भारत में करोड़ों युवाएं हैं। उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे शिक्षक ही करते हैं। तो लाखों की संख्या में युवा बुलाने का मतलब था कि हल्ला बोल। तो हमने कहा ये नहीं हम लोग करेंगे, फालतू का हम लोगों को कोई भी ऐसा ड्रामेटिक सीन क्रिएट नहीं करना है, उपद्रव नहीं करना है, सरकार से बात रखनी है, और समझदार सरकार है तो अपनी बात मान जाएगी। तो सारे के सारे जो नॉर्थ ब्लॉक में इकट्ठा होते हैं डीओपीटी मिनिस्ट्री के सामने, वहाँ पर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, और पार्लियामेंट का सेशन वहाँ चल रहा था तो पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, सेंसिटिव जोन था, और इनको पता नहीं कहाँ से खबर लग गया, 2-3 बस पहले से मंगा के लोग रख लिए हुए थे कि टीचर लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तो हमने वहाँ पर ये कहा कि हम सारे शिक्षक आए शक्ति प्रदर्शन के लिए, हम बस दिखाने, साइलेंस हमारा है, सारी चीज़ें हैं, आप 4 शिक्षकों को मिलने का परमिशन दे दीजिए, और मिनिस्टर हैं, हम ही ने चुन करके भेजा है, हमारे मुद्दे के लिए ही भेजा है, सुन तो सकते हैं बुला करके, ऐसा थोड़ी 200 लोगों को भेजो। लेकिन जो पुलिस होती है वो मिलने नहीं देती है। पहले तो कहती है 4 लोगों का नाम लिख करके पर्ची में दे दो, और फिर उसके बाद कहती है नहीं मिलने देंगे, और वहाँ पर वो सबको डिटेन करना शुरू कर देते हैं। ना हम ज़मीन पर बैठे हैं, ना हमारे हाथ में कोई पोस्टर है, ना हम कोई पॉलिटिकल झंडा लेकर के आए हैं, ना हम वहाँ माइक लेकर के आए हैं, ना हम कोई नारे लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं। लोगों के पास परमिशन था वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने? धरना तो वहाँ देने वाले ही नहीं थे, धरना तो जंतर मंतर पे देना था। हम्म। टीचर्स को इकट्ठा करने के लिए एक जगह चाहिए था, तो गुरुद्वारा हमने डिसाइड किया था कि गुरुद्वारा के पास सारे शिक्षक इकट्ठा होंगे, वहाँ से हम बैठ करके चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए ऑनलाइन जो जूम मीटिंग्स होती हैं ना, उसमें 200 लोग बात ही नहीं कर सकते हैं, आप वॉइस कॉल पे भी 200 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो एक जगह तो चाहिए। आप कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल, वहाँ पर रुक करके आप बात नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि गुरुद्वारा के पास इकट्ठा होकर के सारे बात करेंगे, अपने अपने एग्जाम्स के डोजियर बनाएंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे, और 4 लोग उसमें से जाकर के मिनिस्टर को देंगे। तो कुछ लोग जो है जंतर मंतर चले जाते हैं, कुछ गुरुद्वारा में रहते हैं। अच्छा, गुरुद्वारा में हम इकट्ठा हो रहे होते हैं तो वहाँ भी पुलिस भगाना शुरू करती है। कोई धरना थोड़ी दे रहे थे, बात भी नहीं कर सकते हैं क्या 100-200 लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर के। तो अगर ऐसा कर दोगे तब तो फिर भारत में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप देखो अलग अलग विचारधारा है, और हर शिक्षक जो है वो पढ़ा रहा है, अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहा है वहाँ पर, लेकिन जब बात उनके हित को लेकर के कलेक्टिव डिसीजंस लेने की आती है तो इकट्ठा तो होना पड़ेगा, एक जगह पर होना पड़ेगा और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात करनी पड़ेगी। बट पुलिस ने वो होने नहीं दिया। वहाँ से वो डिटेन करते हैं, डिटेन करने के बाद में उनका ये रहता है कि भीड़ को छिटकाना है, अलग अलग जगह पे लेके जाना है। एक बस में भर करके नजफगढ़ मानेसर की तरफ लेके जाते हैं, और एक बस जो मेरी होती है जिसमें मेरे साथ 10-12 शिक्षक होते हैं पटना के, उसको वो लेकर के जाते हैं आपको बवाना की तरफ में। ठीक है, और उनका बस ये होता है कि गोल गोल दिल्ली में घुमाना है, 3-4 घंटे खराब करने हैं कि रात हो जाए, और रात होने के बाद में ताकि इनका प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, इनकी जो बात है वो खत्म हो जाए। मेरा तो जो बवाना गया वहाँ पर हमने थोड़ा हंगामा किया, थोड़ा प्रदर्शन किया कि भाई ऐसे कैसे आप डिटेन कर सकते हो, तो वहाँ उन्होंने छोड़ दिया। तुरंत गाड़ी लेकर के हम आ गए और जंतर मंतर पे बच्चों के साथ में वहाँ पर आवाज़ उठाने लगे। और जो बाकी दूसरा गुट था शिक्षकों का, वो नजफगढ़ थाने में ही था। वो रात के 9 बजे के करीब में वो रिलीज़ होते हैं।
हमें जो है 5-6 बजे छोड़ दिया गया, तो हम 1.5 घंटे के अंदर में वापस आ गए जंतर मंतर पे, और हमने वहाँ पर बच्चों के साथ में मीडिया में बाइट्स हम लोग देने लगे। ठीक है, जो पहले से शिक्षक मौजूद थे वो तो बच्चों को कंट्रोल कर ही रहे थे, मीडिया बाइट्स दे ही रहे थे, और हम भी वहाँ पर गए कि इसके साथ मिलकर के थोड़ा आवाज़ उठाते, क्योंकि यही वो मौका मुझे दिख रहा था जहाँ पूरा भारत इस मुद्दे को समझता है, इसके ऊपर में आवाज़ उठाता, और वो हुआ भी। लगभग हर यूट्यूबर, हर चैनल, हर किसी ने इसको कवर किया, सरकार तक ये कमियां पहुंची, उसके ऊपर में कुछ में काम हुआ और कुछ में काम होना बाकी है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों के ऊपर में पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, जिसमें मैं भी इंक्लूड होता हूँ, और उन्हें दिख रहा है कि ये शिक्षक हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्लीन करना एरिया, आदेश है ऊपर से। ठीक है, मतलब जो लाठी चलाने वाले होते हैं वो भी हमारे स्टूडेंट ही होते हैं। तो बाद में हमने उनसे पूछा भी, तो कहते सर हमारा कुछ भी इसमें जो है दोष नहीं है, हमारे पास में ऊपर से आदेश आता है और हमें वो करना पड़ता है। और वहाँ बसों में भर भर के ले जा करके फिर तब जो है लगभग नहीं, मैं लेकिन रात यहाँ के पे एक और सवाल है। इससे पहले रेलवे रिफॉर्म की बातें हो रही थी और आपने कहा भी कि अलग-अलग एग्ज़ाम में अनियमितता जो होती है, उसको सुधारने के लिए इकट्ठा होना था, बातचीत करनी थी, वार्तालाप था। नॉर्मली ये कन्वर्सेशन था आपस में। लेकिन ये एसएससी वाला मुद्दा कैसे बन जाता है? एसएससी वाला मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि जो एसएससी के शिक्षक हैं, ठीक है, उनके प्रेजेंस ज़्यादा थे। रेलवे में क्या होता है कि पटना जो है क्षेत्र है, वहाँ पर रेलवे के ज़्यादा शिक्षक हैं, वो आए भी वहाँ पे, ठीक है, लेकिन उनके लिए दिल्ली एक तरीके से नया सा था। जैसे मानो मैं पटना में जाऊँगा, तो जो पटना का शिक्षक जितने वहाँ चीज़ों को जानता है, जितने मीडिया में चढ़ के बोल सकता है और जितने बाकी प्रोटेस्ट में वो चीज़ें कर सकता है, वहाँ पर मैं जा करके पहले दिन नहीं समझ पाऊँगा। मुझे आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे चीज़ों को समझने में लगेगा। बट यहाँ उनको समझने का ही वक्त नहीं मिला कि हो क्या रहा है, जाना कहाँ पर है। कुछ प्लानिंग्स क्लियर नहीं थे, कुछ ग्रुप्स में चीज़ें क्लियर नहीं थी, कहाँ जाना है, क्या बात करना है, क्योंकि हमारा तो बस ये था इकट्ठा होकर के हम बात करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे, वहाँ पे 4 बनेंगे, अलग-अलग लोग जा करके वो डीओपीटी में बात देंगे, बट वो हुआ नहीं। तो इसमें जो जितने भी मीडिया, जैसे किसी ने पूछा, आपसे पूछा तो आप भी एसएससी के निकल गए, मुझसे पूछा एसएससी के निकल गए, तो वो एसएससी का मुद्दा बहुत हिट हो गया। और साथ में एसएससी की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा भी रिसेंट में प्रॉब्लम में थी, क्योंकि उनका पेपर नज़दीक आ रहा था। अभी सबसे नज़दीक में जो पेपर है वो सीजल है, और सीजल को लेकर के डर बहुत ज़्यादा था बच्चों में। सिलेक्शन फेज़ में गड़बड़ी हुई तो नाखुश इससे जनता थी। उसके बाद में स्टेनो के पेपर को लेकर के डर मन में बैठा हुआ था क्या होगा, और सीजल को लेकर के तो सबसे ज़्यादा भारत में बच्चे तैयारी भी करते हैं, क्योंकि यूपीएससी के बाद में दूसरी ऐसी ये पद है जो थोड़ी प्रतिष्ठित भी है, अच्छी नौकरी भी है और बड़ा पद भी है, और इसको लेकर के डर था बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा। तो मतलब रेलवे वाले शिक्षक भी यही चाह रहे थे कि अगर एक जगह भी जीत मिले तो उसके आधार पर हम बाकी जगह ले सकते। आप टीचर हैं और एसएससी को भी पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, तो बेसिकली ये रेलवे और एसएससी हर एग्जाम में कवर होता है। तो आपने ज़्यादा महसूस किया होगा, ज़्यादा समझा होगा जो बच्चों का दर्द होता है या फिर जो परेशानियां हो रही है सिस्टम के अंदर। एसएससी के साथ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या क्या दिक्कतें हैं? एसएससी के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको सही वेंडर नहीं मिल रहा है। उसको दिक्कत ये है कि टीसीएस पेपर सही तरीके से कराता है तो वो टोटली उसके ऊपर में डिपेंडेंट भी नहीं हो सकती। मतलब मैं आपको थोड़ा सा केस समझाता हूँ। असल में क्या है कि पहले क्या होता था कि 4 प्रोसेस थे, तो वो चारों के चारों टीसीएस ही कंडक्ट करवा रही थी। एसएससी ने अपना डेटा फॉर्म भरवाने का लिया, वो डेटा टीसीएस को दे दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन सेट करना, सेंटर अलॉट करना, नॉर्मलाइजेशन करना, सारा काम उनकी तरफ से होकर के एक फाइनल रिपोर्ट इनके पास में आता था। तो उसमें वहाँ पर कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि टीसीएस सही कर रही है कि गलत कर रही है? दीवाल के उस पार क्या हो रहा है तुम्हें कैसे पता वहाँ पे? ठीक है, क्या पता किसी बच्चे का नाम भी तो बदला जा सकता है, क्या पता किसी के नंबर भी तो ऊपर नीचे हुए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि भाई आप ये जो काम है आप अलग अलग लोगों से कराओ। क्वेश्चन कोई और सेट करेगा, सेंटर किसी और का होगा, पेपर कोई और कंडक्ट करवाएगा। तो इसको लेकर के एसएससी जो है अलग अलग वेंडर निकालती है, अलग अलग टेंडर निकालती है अलग अलग प्रक्रिया के लिए। उसमें जो सेंटर का अलॉटमेंट का जो हिस्सा आता है वो एडिक्विटी के पास में आता है, और एडिक्विटी ऐसी कंपनी है जिसने मतलब बिडिंग में सबसे कम बिड लगाया था उसने। ठीक है, और इसको लेकर के मैंने अभी वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपने देखा भी था कि किस तरीके से वो पैसा लेती है और कैसे नीचे तक आते आते वो पैसा कितना बन जाता है। उससे वो जो सेंटर्स बुक करती है उसकी हालत इतनी ख़त्म थी कि नीचे तबेला है और ऊपर में सेंटर है, नीचे आटा चक्की है, ऊपर में सेंटर है। अभी मैं आपको 2 दिन पहले का बता रहा हूँ, ऐसी जगह सेंटर दिया है कि इतना पानी लगा हुआ है कि ट्रैक्टर पर चढ़ करके बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। अब ऐसे में लड़कियाँ कितनी असुरक्षित हैं बताइए। तो जो सेंटर का चूज करने का जो उनका प्रक्रिया था एडिक्विटी का, वो बहुत ही वाहियात था, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। क्वेश्चन को लेकर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन को लेकर के ये सीडे की प्रॉब्लम है। वो सीडे को लेकर के आए कि सिक्योरिटी देंगे वहाँ पे। एसएससी ने 2 चीज़ें नहीं की, इस बार अप्लाई किया कि जैसे पहले क्या होता था, पेपर सेटिंग होता था, पेपर मतलब 2 तरीके से सेट होता था।
लगता था कि जो सिस्टम है उसके जगह पर बैठ करके कोई दूसरा बंदा पेपर दे रहा है, नहीं तो उस सिस्टम को रिमोट एक्सेस दूसरे बिल्डिंग से किया जा रहा है। तो किसी उस सिस्टम पर अगर मानो कोई बैठ करके पेपर दे रहा है तो इसके लिए एसएससी लेकर के आई कि हम वेबकैम लगाएंगे और वेबकैम बीच बीच में फोटो लेता रहेगा, तो इससे पता चलेगा कि जिसका पेपर है वही पेपर दे रहा है। बट ये भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जो सेंटर अलॉट किए गए थे वहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी, तो उसमें लोग भागम भाग में घुस रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, ढंग से बायोमेट्रिक नहीं हो रहा, ढंग से सीसी कॉपी नहीं भरे जा रहे हैं, ठीक है। और जो वेबकैम है कभी उल्टा लगा है, टेढ़ा लगा है, फेस नहीं आ रहा है, ये तो वो कंप्लीट फेलियर हो गया वहाँ पे। और अभी तो 2 दिनों से जो एसएससी ने किया वो ये किया, सारे सेंटर से वेबकैम हटा दिए, क्योंकि वेबकैम से भी उनको दिक्कत आ रही थी। दूसरा कि कोई दूसरे जगह से पेपर को सेट ना करे या रिमोट एक्सेस में ना ले एनी डेस्क के माध्यम से, तो उन्होंने उसके लिए सीडेक लगाया। सीडेक वहाँ पर क्या करता है, उनके हिसाब से गवर्नमेंट की एक सेफ्टी पोर्टल है जो प्रिवेंट करती है दूसरे अटैक को, ठीक है। लेकिन सीडेक भी अपने आप में फेलियर है। मेरे काफ़ी सीडेक से ऐसे एम्प्लॉय से बात हुई जो सीडेक में काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर जो सीडेक है उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है, ठीक है। और उन्होंने फिर मतलब काफ़ी लिस्ट भी मेरे पास में था जो मैंने दिखाया था कि इतने सारे सिस्टम ऐसे हैं जिनको हाईजैक किया गया और कोशिश की गई वहाँ पर कि इनसे पेपर को कंट्रोल किया जा सके, और ये पैन इंडिया हुआ है। आपने तो क्वेश्चंस भी देखे होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस एसएससी पूछते हैं? क्वेश्चंस में ये है कि कुछ ऐसे तो सवाल हैं कि जो आउट ऑफ द सिलेबस ही हैं, जिसका मतलब ही नहीं बनता। अब स्टेनो में जो है मैथ्स आता ही नहीं है, और रीजनिंग के अंदर में इन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो जो क्वेश्चन करने वाली जो कंपनी है वहाँ पर, वो भी पूरी तरीके से गलत काम कर रही है। उसको सही सिलेबस का नहीं पता है, सही चीज़ों का नहीं पता है वहाँ पे, और उसके चलते काफ़ी ब्लंडर भी हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर में 2-2 ऑप्शंस डाल दे रही है। अब सोचो, एक गणित का तो सवाल इतना बढ़िया इन्होंने पूछा, वो भी स्टेनो के पेपर में, कि ए और बी का अनुपात 2-3 का है, बी सी का अनुपात 3-5 का है, ए बी सी का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन है चूहा रेशियो बिल्ली, बिल्ली रेशियो खरगोश, खरगोश रेशियो चूहा। अब सवाल है गणित का, ऑप्शन दिए तुमने यहाँ पर रीजनिंग वाले, तो इसमें बच्चे का वक्त खराब होता है और एक टैलेंट वेस्ट होता है। ऐसे सवालों में अगर तुम सबको नंबर भी दे दोगे तो कंपटीशन रहा कहाँ फिर? अगर 25 सवाल में 5 मार्क टू ऑल कर दिए तो कंपटीशन तो 20 पर ही हुआ है, तो कट ऑफ तो भी ज़्यादा जाएगी। इससे भी परेशानी है, इससे भी दिक्कत है। फिर जो पढ़ करके गया और नहीं पढ़ करके गया, अंतर क्या रह गया उनमें? तो ये कंप्लीट एक फेलियर है। सिस्टम में भी सेंटर में भी वो फेल हो रहे हैं, क्वेश्चन को सेट करने में भी फेल हो रहे हैं, सर्वर पे भी वो फेल हो रहे हैं, हर जगह पर। अभी जो है सिलेक्शन फेज 13, मुझे तो लगता है कि ये पेपर दोबारा कराना चाहना चाहिए, और स्टेनो का भी पेपर दोबारा कराना चाहना चाहिए। अब बड़ी बात ये है कि प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद एग्जाम होता है स्टेनो का, उसमें भी धांधली सामने आ रही है, उसमें भी आने हम 31 जुलाई को हम लोग सारा ये किए, उसके बाद में मिनिस्टर साहब का आदेश आया, आइए मिल लीजिए। मीटिंग करने के बाद में ये कहते हैं कल से देखिएगा स्टेनो का पेपर शुरू होगा, सेंटर बिल्कुल दूर नहीं आएगा। और मज़े की बात यहाँ पर ये होती है कि 79% लोगों को ही अपने मनपसंद सेंटर्स मिलते हैं। मनपसंद का मतलब जो अलॉटमेंट 1, अलॉटमेंट 2, अलॉटमेंट 3 जो हम फॉर्म में बढ़ते हैं वो मिलता है। 20% को तो मिलता भी नहीं है। सूरत के बंदे को केरला भेजा जाता है, केरला वाले को सीधा आसाम भेजा जाता है, एक बच्चे को अंडमान निकोबार भेजा जाता है, और ये स्टेनो में भी हो रहा है। और इनफैक्ट वो छोड़ो, चलो अगर मानो कि आपको 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंदर में पड़ भी जाता है आपका पेपर, तो वहाँ पर भी जाने के लिए आपको 4 अलग अलग साधन लेने पड़ते हैं। लोगों तक को गाँव के अंदर में दे रखा है सेंटर, और लोग भी इस बात के हैरान हैं, ये कब बन गया नया? इसको तो 2 साल पहले हमने देखा नहीं, 2 महीने पहले हमने देखा नहीं, कब से पेपर कंडक्ट कराने लगा? तो आलम ऐसा हो गया कि किसी ने अगर 20-25 सिस्टम भी लगा करके कहीं पे रखा हुआ है ना, छोटा मोटा कंप्यूटर का साइबर कैफे भी चलता था, तो उसको भी जबरदस्ती का ये लोग सेंटर बना दिया है। और फिर वहाँ ये बात करते हैं कि निष्पक्ष तरीके से पेपर होगा, कैसे होगा? एसएससी ने यही गलती की वहाँ पर कि टेंडर दे दिया ऑडिट के नाम पर, लेकिन जा करके उस सेंटर्स को नहीं देखा कि उनकी हालत क्या है। देश के बड़े टीचर्स इकट्ठा हुए एक जगह आए, आप भी उनमें से एक हैं। बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, खूब चर्चाएं हुई, इसकी न्यूज़ में भी खूब चला। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, फलसफा क्या है? फ़लसफ़ा अभी तो एक तो पूरा दबाव है कि एडिक्विटी हटना चाहिए, और इसके ऊपर में मिनिस्टर को हम कॉन्स्टेंटली जो है वो संज्ञान दे रहे हैं। और हमने एक तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी है। एक तो सारे के सारे टीचर इकट्ठा होते हैं, जो प्रेशर बनता है मीडिया के माध्यम से जो उन तक बातें पहुंचती है वो अलग है। दूसरा, काफ़ी सारे शिक्षकों ने भारत में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन भी किया, उसका भी एक अपने लोकल एरिया में दबाव बना। तीसरा ये भी है कि हमने सारे मिनिस्टर्स को जो अपोजिशन के थे, ठीक है, मतलब सारे सांसद हो गए जो अपोजिशन के भी थे और जो सिस्टम में भी थे, हमने उनको भी ज्ञापन दिया। हमने इनफैक्ट अपने ज्ञापन को राष्ट्रपति तक भी पहुंचाया सारी चीज़ों को लेकर के, और जिसके कारण हमारे डीओपीटी मिनिस्टर से मीटिंग भी हुई। मीटिंग में जो उन्होंने बातें कही हैं, अगर वो उस तरीके से पूरी नहीं होती, हालांकि बहुत सारी चीज़ें फेल हो गई हैं, तो बहुत जल्द आपको पूरे भारत में बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन देखने को मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि हमारी जीत हुई है,
4 बातों में जीत है, लेकिन 6 हमारी चीज़ें अधूरी हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा ही। आदित्य सर, इस बीच आपने एक बड़ा खुलासा भी किया, आपने पूरे स्कैम को सामने लाकर रख दिया। इसका आधार क्या था? आपने जो डेटा लिए हैं, किस आधार पे लिए हैं? आधार काफ़ी सारे ऐसे हैं जो गुप्त सोर्स ही आप ये कह लीजिए वहाँ पे। मुझे लगता है मैंने ये कहा भी था कि जब सीबीआई इंक्वायरी होती है और सीबीआई वहाँ पर जब चीज़ें पूछती है तो मैं डेफिनेटली अपने आधार बताऊँगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें कहना मेरे लिए ही थोड़ी सी दिक्कत की बात है, बच्चों के लिए भी दिक्कत की बात है, क्योंकि जो अभी आधार मिलने हैं वो मिल नहीं पाए, हुँ। तो ये वहीं पर रुक जाएगा। तो आधार मिलने से मुझे पहले लगता है जैसे मैं कि आपको अभी बता सकता हूँ कि सीजीएल का पेपर कब होगा। कब होगा बता दीजिए? 9 तारीख से 17 तारीख है, डेट फिक्स है, आप लिख लो। तो ये गुप्त सूचनाएँ आप तक कैसे पहुँच रही हैं? आ जाती हैं, सारी चीज़ें हैं, मतलब जब सिस्टम में फेलियर है तो आ ही जाएगा। और मेरे पास आ रहा है तो सोचिए पूरे भारत में कितने लोगों को ये बात पता होगी। मुझे तो सेंटर्स के लिस्ट तक पता है कि कहाँ-कहाँ पेपर होने वाला है, क्या होने वाला है और कहाँ-कहाँ गड़बड़ियाँ हैं वो भी हैं, मुझे लगता है सिस्टम। एसएससी बड़ा कमीशन है, बड़ा एग्ज़ाम लेता है। आपको डर नहीं है इस बात का? आपने जो खुलासे किए हैं, आपने पूरा स्कैम सामने रखा है, कोई धमकी नहीं मिली आपको? तो फिर पढ़ाते क्यों? हम पढ़ाना नहीं छोड़ कर के हम कुछ और काम करते हैं ना। शिक्षक होने के बावजूद आपने इतना बड़ा बीड़ा ले लिया अपने ऊपर। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि एक शिक्षक को काम पढ़ाना जिसका है, उसको पढ़ाने के अलावा बाकी 4 चीज़ें और तो करनी उसके पड़। बाद कोई दिक्कत हुई आपको? क्या दिक्कत परेशानी? तो है, आए दिन कॉल आ रहे हैं और बहुत परेशानी है, थ्रेट्स भी आए काफ़ी ज़्यादा, आप वीडियो रिमूव कर दीजिए, आप जो है एक अपॉलॉजी वीडियो बना दीजिए, आपने जिस कंपनी का नाम लिया है आप उसको हटा करके आप बातों को मुड़ा दीजिए, घुमा दीजिए, ठीक है, परिवार भी है, सारी चीज़ें भी हैं। बट मुझे लगता है, देखो, मुझे एक इंसान ने कहा भी, बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि तुमने आकर के जो इतना हल्ला काटा है ना, तुम्हारे ऊपर में अभी कुछ नहीं होगा, 6 महीने के बाद तुम्हारे ऊपर में सारी चीज़ें शुरू होंगी और उस समय ये मीडिया, ये बच्चे, ये सब कुछ भूल चुके होंगे, सबके नज़रों में ये पूरा पूरा मुद्दा ख़त्म हो गया होगा और तब तुमको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी और तब तुम्हारे साथ खड़ा रहने वाला भी कोई नहीं होगा। तो जो भी हीरो बन रहे हो कम बनो, ये डायरेक्ट ऐसे बात है यहाँ पर, और कोशिश करो कि यहीं पर ये ख़त्म हो जाए। बट मुझे बार बार ऐसा होता है कि मेरा ज़मीर इसको अलाउ करता नहीं है, ठीक है। मुझे ये भी रहा कि हाँ कुछ दूसरे तरीके से भी इसको सेटल कर दे, लेकिन मैंने हमेशा जीवन में जो भी काम किया ईमानदारी से किया है और इसके अलावा मेरे मन में कोई बेईमानी नहीं है। और रही बात डर की, वहाँ पे तो ठीक है, ऐसा डरना होता तो फिर मैं हम पढ़ाते नहीं। देखो, एक बार डिटेन हो गए, घर चले जाते तभी गाड़ी पकड़ करके, क्या ज़रूरत है दोबारा जाके अपने ऊपर में एक और एफआईआर करवाने का। आपका पोस्ट याद आ रहा है मुझे, आपने जो 1 अगस्त को लिखा है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर ये आग लगनी चाहिए। आपको लगता है कि आग लग गई है? अंदर आग लगी है और मैं चाहता भी नहीं कि ऐसे बाहर किसी भी तरह की आग लगे और कुछ ऐसी आगजनी या कुछ भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, लेकिन लोगों के अंदर का ज़मीर जलना चाहिए, उनको ये महसूस होना चाहिए कि उनके साथ में गलत हो रहा है, उनको ये समझ में आना चाहिए कि बेटा तुम मेहनत कितना भी क्यों ना कर ले, अगर तेरे से ज़्यादा मेहनत सॉल्वर कर रहा है तो तेरी नौकरी कभी नहीं लगेगी। ये बात समझानी आम जनता तक बहुत ज़रूरी है। ये सोच इतनी अच्छी है, फिर आप घिर क्यों जाते हैं? आदित्य रंजन हमेशा विवादों में कैसे आ जाते हैं? प्रोटेस्ट हो रहा है एसएससी को लेकर, बच्चों के हित में हो रहा है, बीच में आप आ जाते हैं, आप पर लोग चर्चा करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप क्यों घिर जाते हैं? मैम ऐसा नहीं है, देखो, जब मुझे लगता है देश की जब आज़ादी भी हुई थी ना, तो वहाँ पर अलग अलग लोग थे और हर किसी की विचारधारा अलग अलग थी और हर किसी के सहयोग से वहाँ पर देश को आज़ादी मिली। चाहे वो भगत सिंह हो, उनका एक अपना तरीका था, सुभाष चंद्र बोस हो, अपना तरीका था, गांधी जी हो, उनका अपना तरीका था। तो जैसे हम शिक्षक भी जब यूनाइट होते हैं ना, तो कुछ का ये रहता है कि हम बड़े शालीन तरीके से बात रखेंगे और मेरा थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा खून वाला गर्म वाला सिस्टम है वहाँ पे। मैंने कई बार प्रयास करके देख लिया, 3-4 बार हमने धरना दे करके देख लिया सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, बाकी तो ऐसा रहता है भाई ये सिस्टम ऐसे नहीं सुनने वाली है, कुछ तो भाई थोड़ा करते हैं, मतलब थोड़ा शोर उठाते हैं, थोड़ा करते हैं। वहाँ पर मेरा थोड़ा ऐसा है कि भाई शोर होगा तभी ये सरकार सुनेगी, नहीं तो नहीं सुन पाएगी और उसमें बाकी लोग सहमत नहीं होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा मेरे साथ में उनकी दिक्कतें हो जाती तो क्या ये लीडर बनने की चाहत तो हैं। नहीं? नहीं नहीं, लीडर बनने की कोई चाहत नहीं, कोई भी लीड करे मेरे तरीके पे करे, जो है मेरा एक अपना वे। मतलब बाकी चीज़ें भी हो रही है, आप फॉर्मल वे में भी मीटिंग करते रहो, डीओपीटी मिनिस्टर से आप मिल रहे हो, वो करते रहो, बाकी चीज़ें भी करते रहो, लेकिन एक ये भी एक तरीका है जिससे आप जनता तक, बाकी लोगों तक आप बात पहुंचा सकते हैं, आप आम पब्लिक तक जा सकते हैं। नहीं तो आप बेहतर जानते हैं, आप मीडिया में हैं, आप ये बताइए 31 तारीख का अगर वो बस वाला इंसिडेंट नहीं होता, शिक्षकों के ऊपर में लाठीचार्ज नहीं होती, कितनी मीडिया वहाँ जा करके बच्चों का कवरेज करती। ऐसे तो आए दिन लोग भारत के कितने जगह पर धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल तक किए हुए हैं, कुछ तो यहाँ ज़मीन में समाधि लेकर के बैठे हुए हैं, कितने लोग जाकर के उनकी बातें पूछते हैं।
सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखो रौनक खत्री ने कितने बढ़िया तरीके से सारी बातें पहुंचाई है। इसके पहले भी तो कितने प्रेसिडेंट्स नहीं हैं। तो आप ये मानते हैं कि जो सीनियर्स हैं, जो टीचर हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं, उनकी रणनीति सफल नहीं हो पा रही है? नहीं, रणनीति सफल है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि वो अपनी जगह पर जो काम कर रहे हैं वो बेहतर है, बट मैं 100% उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। मुझे लगता तो है कि यूनिटी कैसे आएगी, और यूनिटी नहीं आएगी तो रिजल्ट कैसे नहीं, रिजल्ट प्लान कर ओरिएंट सकते हैं ना। जैसे आप मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ कही, वो हम 2 तारीख को कर लेते हैं। कह रहे हैं कि मीटिंग जब हुई तो मिनिस्टर की मीटिंग में आपको नहीं बुलाया गया, इसलिए आपको दर्द है। नहीं, नहीं, ऐसा कोई दर्द नहीं है मैम। मुझसे जो मिनिस्टर से वो मिलने गए हैं वहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ तो काफ़ी सारे उस मिनिस्ट्री से मेरे पास में मेल आए हैं, बात करने के लिए आए हैं वहाँ पे। लेकिन मुझे पता है कि वो बिठा करके मुझे भी चाय ही पिलाएँगे वहाँ। मैं मतलब बातें अपनी दम से वहाँ नहीं बोल पाऊँगा, और दम से अगर मैंने बोल दिया तो फिर बहुत दिक्कतें होंगी। शिक्षकों ने अपना काम किया, बेहतर किया, बट मुझे आक्रोश थोड़ा-सा उनसे ये था कि आप एक अकेले नहीं थे, आप 4-5 शिक्षक थे। आप बोल कर के आते। और दूसरा, जब बाहर वो निकले ना, तो वहाँ पर थोड़ी-सी उन्होंने गलती की। बाहर निकलने के बाद में जब वो यूट्यूब चैनल पर आकर के जब उन्होंने कहा, मान लीजिए आप मिनिस्टर के मुँह पे कुछ नहीं कह सकते, ये बात मैं एग्री करता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट बाहर आकर के आप बच्चों को तो ये बात कह सकते कि बच्चों, हमसे ये बोला गया है और हम इस पर सहमत हैं भी और नहीं भी हैं। सहमत तब हैं जब इन्होंने सुधार कर दिए हैं, लेकिन अगर सुधार नहीं किए तो हम सहमत नहीं होंगे और हम इसके ऊपर में जन आंदोलन छेड़ेंगे। बट बाहर निकल करके क्या कहा कि बढ़िया तरीके से बात हुई, डेढ़ घंटे 2-2 घंटे हमारी बात हुई, हमें बड़ी खुशी मिली कि हमने मिनिस्टर से मिला। तो उनकी एक शिक्षक ही थे, मतलब ऐसा कि उनकी खुशी इस बात पे झलक रही थी कि मिनिस्टर से मिलना एक बड़ी जीत है। मुझे वहाँ थोड़ा दर्द हुआ कि यार, हम कहाँ सिस्टम के अंदर घुस के डेटा निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं, और आप इस चीज़ को जीत मान रहे हो, तो मैं इसको सही नहीं मान। फिर आपने कह दिया कि चाय की चुस्की ली। मैंने नहीं कहा, बच्चों ने कहा है। मैंने कहा ना, मेरी वीडियो 24 घंटे के बाद में आई है। सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में ऐसे-ऐसे मीम्स और सारी चीज़ें वहाँ वायरल हो रही थी। टीचरों से सवाल पूछा जा रहा था वहाँ पे कि वो भी इस बात को जान रहे थे। नहीं कमाल, आपका वीडियो है मेरे पास, आप वीडियो में कह रहे हैं। मेरा 24 घंटे के बाद आया वीडियो, और मैंने तब कहा है वहाँ पे कि ये चाय की चुस्की नहीं लेनी थी। जब जब लाठी पड़ा है, कमर का दर्द अभी सही से हुआ नहीं है, जब एफआईआर अभी तक उठा नहीं है वहाँ पे, तो हम क्यों शांत रहें? नहीं, आप पे कहा जा रहा है कि जानबूझ के मीडिया कवरेज के लिए आपने ये दिखाया कि मुझे चोट आई है। मैम, मीडिया कवरेज, एक बात मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक चीज़ से नहीं मिलता है। आज मैं देश में 10 मुद्दे चल रहे हैं और मैं किसी के मुद्दे के ऊपर में भी कूद जाऊँ तो मीडिया कवरेज वहाँ भी है। ये बात आप बेहतर जानते हैं। आप अभी इलेक्शन के ऊपर में कूद जाइए, किसी अपोजिशन लीडर के साथ में आप बैठ जाइए वहाँ पे, आप खुद ही वहाँ पर मीडिया कवरेज में आ जाएंगे। पॉलिटिक्स में आप एंटर कर जाइए, आप मीडिया कवरेज में वहाँ पर आ जाएंगे। आप राजनीति में, आप स्पोर्ट्स में एंटर कर जाइए, मीडिया कवरेज में नहीं आने का एक तरीका नहीं है, आप समझो। और मुझे मीडिया की ज़रूरत ही वहाँ पर क्या है, जिसके पास के खुद के 50-50 लाख के चैनल है, 2-2 चैनल है मेरे पास में। इंस्टाग्राम पर पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फॉलोअर है मेरे पास में। तो मुझे स्पेशली वहाँ जा कर के नेशनल टीवी में कौन सा हीरो बनना है? मुझे पता है मेरे पास में खुद का प्लेटफॉर्म, मैं वहाँ से आवाज़ रख सकता हूँ। कवरेज की आवश्यकता उसको है ना जहाँ पर 4 लोग उसको पूछ नहीं रहे हैं। बट मैं अगर सही बात आकर के अपने प्लेटफॉर्म से भी कह दूंगा, तब भी भारत तक वो आवाज़ पहुँचेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ पर 4 लोग सुनेंगे, 4 नहीं सुनेंगे। आवाज़ आपकी सही है, उसमें दम है वहाँ पर, तो कोई भी सुनेगा, चाहे कहीं से भी कहो। तो मुझे एक्सपोजर की ऐसी कोई नीड वहाँ नहीं पड़ेगी। आपको लगता है कि आप इसलिए भी गिर रहे हैं कि पहला तो बिहारी, दूसरा क्रांतिकारी सोच? क्रांतिकारी निकलेगा नहीं मेरे अंदर से। मुझे लगता है कि थोड़ा हो सकता है मैं गलत भी हूँ इस बात पे, लेकिन क्रांतिकारी स्वभाव थोड़ा बिहार से ही आया। और स्टूडेंट लीडर में जब था अपने कॉलेज में, तो हमने काफ़ी सारे ऐसे 3 साल देखे हैं। ठीक है, लोगों को ये लगता है अभी नए नए आए हैं तो ये सारी चीज़ें, असल में 3 साल हमने जो है सबसे पहले सीसी के चुनाव से लड़ते हुए प्रेसिडेंट के चुनाव तक हमने लड़ा है। हमने सारी चीज़ें वहाँ देखी। अच्छा, आप कॉलेज में प्रेसिडेंट रहे हैं? बिल्कुल, वहाँ पे हमने जो है मेरा एक दोस्त था विशाल पोपली करके, तो उसको हमने लड़वाया सबसे पहले। उसके लिए हमने सारे कैंपेन्स किए। लड़ वो रहा था, भाषण हम दे रहे थे। एक बार तो एक शिक्षक थे क्लास में, हमने जाकर के कह दिया अगर टीचर्स अच्छे ना पढ़ाए तो टीचरों को हम बदल देंगे। ठीक है हालांकि वो बचकानी में वो बात निकल गई, क्योंकि वो एक पावर होता नहीं है कॉलेज के प्रेसिडेंट का कि वो टीचरों को बदल दे। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के पास में वो ऑफिशियल रूप से एक शिकायत भी दे सकता है और सुधार की भी वहाँ पर मांग कर सकता है। तो कॉलेज में भी हमने काफ़ी कुछ जो है वो 3 साल के अंदर में हमने चेंजेस कराए। हमने फेस्ट करने के तरीके चेंजेस कराए। हमने ड्रामेटिक सोसाइटीज़ हम कॉलेज के अंदर में लेकर के आए। बास्केटबॉल कोर्ट हमने लड़कर के प्रिंसिपल से बनवाया। ऑडिटोरियम हमने लड़कर के वहाँ पर बनवाया है। तो हमने जिद के आधार पर जो चीज़ें हमने मनवाई हैं 3 साल में कॉलेज में, तो हमें पता है। लिख लिख कर तुम्हारे लिफाफे उनके टेबल के अंदर में रखे रह जाएंगे, जब बात उनके कान तक पहुँचेगी तो काम होता है। तो ये 3 साल हमने वहाँ खूब किया। तो ये जिद है कि एसएससी को रिफॉर्म करना है? हाँ, बिल्कुल करना है और करके रहेंगे वहाँ पर। नहीं तो फ़ायदा क्या मेरे पढ़ाने का और बच्चों के पढ़ने का? कोई फ़ायदा ही नहीं है। आगे की योजना क्या है फिर? आगे की योजना यही है कि मिनिस्टर साहब ने जो कहा है, हफ्ते भर का समय उन्होंने लिया है, उसको सही करें। नहीं होगा तो पूरे देश में आंदोलन होगा।
और बच्चे करेंगे, बच्चे रेडी हैं इसके लिए, बढ़िया तरीके से हैं, हर जगह पर हैं। उनका जो समूह है वो हर जगह परमिशन भी ले रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से करेगा वो अपना काम, वो अपने बातों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक रखेगा। आपकी जो रणनीति है इस पर आपने चर्चा की है अपने सीनियर टीचर से, सभी लोगों नीतू से मैम कल रात को ही से? चर्चा हुई थी, मेरी नीतू मैम से भी हुई और अभिनय सर से भी, हालांकि थोड़े नाराज़ थे, बट सारी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि जब बात बच्चों की होती है तो मुझे लगता है कि सारे शिक्षक इकट्ठा होते हैं, यूनिटी में होती है वो। तो सारे लोगों से बात हो गई और ये हमने डिसाइड कर लिया वहाँ पर कि ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे। जो 5-6 लोग हैं वहाँ पर, उन्हीं के सहमति के आधार पर चीज़ें प्लान की जाएगी और जो भी होगा उसमें सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं होगा, वो सभी शिक्षकों का और सभी बच्चों का यूनानिमस डिसीजन होगा। कहीं पर अगर कोई छोटा भी धरना हुआ या बड़ा भी हुआ, आप सारे शिक्षक वहाँ, जितने भी शिक्षक हैं, सब आपको एक साथ एक ही स्टेज पर एक साथ बच्चों के लिए मिलेंगे। आपकी ट्रोल आर्मी ने नीतू मैम पे अभद्र टिप्पणियां कर दी हैं, आपको शर्म नहीं आती? ये नीतू मैम के शब्द हैं। मेरी ऐसी कोई ट्रोल आर्मी नहीं है, मुझे नहीं लगता है। होता क्या है कि देखिए, जब आप कोई बात करते हैं ना, जैसे मैं पूरे साल भर पढ़ाता हूँ, मैं एक दिन के लिए यूट्यूब पर, 2 दिन के लिए यूट्यूब पर नहीं आता हूँ। मेरे 400 घंटे का लेक्चर जो होता है एक जो चैनल पर होता है, किसी चैनल पर 400 घंटे मैंने पढ़ाए, किसी पर 300 घंटे पढ़ाए, किसी पर मेरा 100 घंटे का लेक्चर है। तो मेरे साथ में ऐसा नहीं है कि मुझे 1 महीने के अंदर में मैं लाइमलाइट में आता हूँ, बाकी 11 महीने में डाउन होता है। मैं साल भर यूट्यूब पर प्रेजेंट होता हूँ, इंस्टा पर प्रेजेंट होता हूँ, वहाँ पर भी लाइव आकर के बच्चों को गाइड करना। तो बच्चे को ये समझ में आ रहा होता है कि ये इंसान पूरे साल भर इसने हमें पढ़ाया है और अभी जब हमारे लिए ज़रूरत पड़ी है तो ये ग्राउंड पर भी रहा है। इसके ऊपर जो अत्याचार हुए वो भी हमने देखा है, इसके ज़ख्म हमने देखे हैं, इसकी चीज़ें हमने देखी और इसकी बातों में जो वो सच्चाई हमें नज़र आ रही है। तो क्या होता है ना कि जब जैसे नीतू मैम या कोई भी शिक्षक है, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन करके भी कहा कि मैम आप अगर थोड़ा बहुत मेरे बारे में बोलते ना तो बच्चा इतना नहीं बोलता। आप तो 55 मिनट की वीडियो में 50 मिनट रोस्टे किए हो और 5 मिनट जो है आपने मुद्दे की बात की है, तो वहाँ बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि आप बात किसके बारे में कर रहे हो। हमारी वीडियो में 2 शब्द थे, इनके वीडियो में 2 शब्द छोड़ के सब थे। तो जाहिर सी बात है, अगर कल के दिन मैं भी यहाँ पर किसी शिक्षक को बहुत बुरा कहने जाऊँगा तो बच्चा मुझे भी नहीं छोड़ेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि जो बच्चे होते हैं उनका हमेशा एक ही उद्देश्य होता है कि तुम किसी को भी उल्टा ना बोलो। मैंने भी एक छोटा सा भी टेलीग्राम पर पोस्ट किया, बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ही सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हमेशा एक चीज़ चाहता है कि भाई आप एक दूसरे को यहाँ पर रोस्ट ना करो, हम आप दोनों की सम्मान करते हैं, हम आप दोनों को पूजते हैं और जो भी किसी के बारे में बोलेगा बच्चा उसको रोस्ट करेगा। और बेसलेस मैथ्स बातों, टीचर में ऐसा क्यों होता है? मैथ्स टीचर आपस में भिड़ जाते हैं। इससे पहले भी बहुत ऐसी वर्सेस वाली कहानियां हमने सुन ली। कभी गगन सर भिड़ जाते हैं, कभी आप भिड़ जाते हैं, अभिनय सब भिड़ जाते हैं। मैथ्स वाले टीचर ही क्यों भिड़ते हैं? असल में क्या होता है ना, मैथ्स वाले टीचरों का ही थोड़ा सा अपना मतलब मार्केट में दबदबा भी है, कैप्चर भी है, थोड़ा नोटिफिकेशन आ गया, कुछ चीज़ें आ गई यार, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी थोड़े उन्हीं के बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी शिक्षकों के भी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी बहुत योगदान देते हैं। लेकिन मैथ्स का थोड़ा सा अपना एक बच्चों के अंदर में भी प्रेम हो जाता है। दूसरा, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तुम किसी को सिखाते हो और नए नए तरीके बताते हो, स्मार्ट अप्रोच का फैन हो जाता है। क्योंकि जीएस में क्या है, एक फिक्स है कि ये फैक्ट है तो फैक्ट है, अब उसको 2-3 तरीके से तुम याद करा लोगे तो वो समझ में आता है। एसएससी में क्या है कि टाइमर वाला सारा खेल है, जिसने जितने कम सेकंड में सवाल को बना दिया और समझा दिया वो किंग है। आपके लैंग्वेज में कहते हैं सवाल को उड़ा दिया। हाँ, सवाल को उड़ा दिया, 2 सेकंड में उड़ा दिया वहाँ पे, तो वो किंग है फिर। तो इस तरीके से बच्चों का एक तो जुड़ाव सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्राउड सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। दूसरा, मैथ्स वालों में थोड़ा ये भी रहता है कि भैया मेरा बेस्ट है मेथड तो तुम्हारा बेस्ट है, मेथड तो तुम्हारा बेस्ट है, तो उन्हें हमेशा ये रहता है अपने आप को सुपेरियर दिखाने वाली जो चाहत होती है। ठीक है, हालांकि मतलब जब बात यूनिटी की आती है, मैंने कहा ना कि अगर आप किसी को बड़ा भाई मानोगे तो भी बड़ा भाई मानेगा, आप किसी को छोटा भाई मानोगे तो मानेगा, और थोड़ी बहुत ये रहती है और ये इस वक्त रहते रहते सबके अंदर से धीरे धीरे मुझे लगता है निकल जाएगा। तो आदित्य सर की ऐसी कैसी बॉन्डिंग है छात्रों के साथ कि छात्र एकदम इंटैक्ट होते हैं? आप जो कह दिए छात्र ने आंख बंद करके, ब्लाइंड ट्रस्ट, कैसे जीत छात्रों लिया के आप? साथ तो ऐसा है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उनके साथ में गलत हो रहा है तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे साथ में सही होगा कि मेरे साथ में गलत होगा। मैं उनके लिए हर वो कदम उठाने को तैयार हूँ जिससे उनका हित हो सकता है। मैं वहाँ पर अपने परिवार की नहीं सुनूंगा, मैं वहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन की नहीं सुनूंगा, मैं वहाँ पर किसी शिक्षक की नहीं सुनूंगा। उनके साथ में अगर गलत है और इस तरीके को अपनाने से वो सही हो सकता है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर दूंगा। मेरा बस इतना सा उद्देश्य है। वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, थोड़ा कम बुद्धि का इंसान हूँ, मुझे इतना डिपार्टमेंट और बाकी चीज़ें कम समझ में आती हैं। वहाँ पर गलत है तो मैं स्टैंड बाई। अच्छा आदित्य सर, आपने जो भी बातें रखी आपकी, चाहे जो भी कंट्रोवर्सी हुआ इसके बाद, वो सब सामने है और वही सामने है जो हम सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं, जो वीडियो में देख पा रहे हैं।
लेकिन क्योंकि आप एक इंसान हैं, इंसानी मन भी है, कभी दुख होता है इन सब चीज़ों से जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्रों के हित में, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद अचानक से आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि ये तो रील के चक्कर में रहते हैं, ये तो रील वाले टीचर हैं। रात में आप सोते हैं तो क्या सोच के सोते हैं, अगर ऐसी चीज़ें आप सुन रहे हो? मैम पहले होता था, अब नहीं होता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो पहले मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था। जब शुरू-शुरू में पहली बार एक बार कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो ऐसा था कि मुझे डिप्रेशन की दवाई तक लेनी पड़ गई थी और लगभग मैंने 3 महीने तक लिया था। जो बात मैंने आज तक कभी मीडिया में कहा नहीं। मैं बहुत परेशान रहा था, साइकियाट्रिस्ट को मैंने दिखाया, सारी चीज़ें मैंने की। तो उन्होंने यही कहा कि आप क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं कमेंट पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कमेंट पढ़ना बंद कर दो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और दूसरा वहाँ पर कि जो आप बातें कहते हैं वहाँ पर ना, तो थोड़ा संयम बरत करके कहिए, बाकी सारी चीज़ें कहिए। हमने सब वो कोशिश की, हमने साल भर किसी को नहीं कहा। बहुत लोग आए यूट्यूब पर, बहुत कुछ कह करके गए, हमने कभी किसी को नहीं कहा। कोई अगर गाली भी दे रहा है तो हम उससे बोल देंगे भैया हो आप यहाँ पे, ठीक है। और जब ये सारा माहौल हो भी रहा था तब टीचर, हम उन टीचरों से मिले जिनके साथ में हमारी कंट्रोवर्सी भी हुई। तो मिलते वक्त में हमने नीतू मैम को भी ये कहा कि मैम पता है आपको एक बात बता दे, आप आकर के हमको यूट्यूब पर 4 बात बोल भी दोगे ना, हम पलट करके तब भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हम कंट्रोवर्सी से बहुत दूर जा चुके हैं। आप 4 वीडियो मेरे अगेंस्ट बना दो, हम एक वीडियो भी उसके ऊपर में लेकर के नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। कुछ लोगों ने इसको मेरी कमज़ोरी समझ ली, जाकर के यूट्यूब पर वीडियोस बना दिए, लेकिन इतना रहा कि मुझे मेरा एथिक्स पता है, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा तो मैं नहीं दूंगा। मुझे जिसके ऊपर मैं काम करना है मैं उसके ऊपर मैं करूंगा। और आप देखो, मुझे लगता है कि एक तो पूरी टीम ही लग गई थी मेरे ऊपर में, 7-8 टीचर डांस कर करके बता रहे थे कि हम कैसे चढ़ रहे हैं, कैसे उतर रहे हैं। उनको उनमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उनको बच्चों के मुद्दे में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। जो गलत हुआ, उनकी इतनी अंदर में गट्स नहीं है कि जाकर के सिस्टम को उस लेवल तक एक्सपोज कर पाएँ, लेकिन उनको इस बात का आनंद आ रहा था कि हम उठे कैसे, हम बैठे कैसे। तो मेरी चर्चा करने के लिए कुछ लोग हैं, वो कर रहे हैं। मुझे जो मेरा काम करना है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा भी कि जो मेरी वीडियो है उसमें हमने कहीं पर किसी को कुछ भी शब्द नहीं कहा, हमने एक लाइन भी किसी को कुछ नहीं कहा। जो बच्चों के मुद्दे थे हमने उसके ऊपर में बात की, और मेरा काम भी यही रहेगा आगे भी। कोई आकर के 10 बातें कह के जाए, अच्छी बात है, वो मेरा बढ़िया प्रमोशन कर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपना काम करना है। या आपको लगता है कि जो सीनियर टीचर हैं उनको उनके अंदर थोड़ी इनसिक्योरिटी है आपको लेकर? मैम देखो, ये तो नहीं कह सकते कि इनसिक्योरिटी है, उन्होंने बहुत इज्जत कमाई है, 10-12 साल बहुत अच्छा मेहनत किया एग्जैक्टली उन्होंने। कमाई है। बहुत इंस्पेक्टर्स उन्होंने भी बनाए हैं, बहुत सिलेक्शंस उन्होंने भी भारत में दिए। इनसिक्योरिटी का नहीं होता है, बस थोड़ा सा ये लगता है वहाँ पर कि थोड़े हम हैं तो हमसे पूछ करके आप आगे बढ़िए, हमें ले करके साथ में वहाँ पर चलिए, आप अलग कैसे हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा है। बाकी ऐसे इनसिक्योरिटी कोई बात नहीं, सबने अपने दम पे। मैम देखो, किसी की रोटी कोई नहीं ले सकता, सब अपने मेहनत का कमाते हैं, सब अपने मेहनत का लेकर के जाते हैं, ठीक है। मैं भी आज सोचो, मैं बेशक लोग कहते हैं सर आप बड़े टीचर हो, अगर मैं ही बड़ा टीचर हूँ तो सारा बच्चा मेरे पास क्यों नहीं है? क्यों कोई 100 बच्चे भी पढ़ा रहा है? यानी उस 100 बच्चे पढ़ाने वाले के पास में भी तो एक दम है ना, जो मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ वो कर पा रहा है, तभी तो उस बच्चों को लेकर के वो बैठा है। तो एक अकेला ही सब कुछ नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, वहाँ पर भी आप देखो कितनी सारी पार्टीज़ हैं। बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी एक छोटी सी पार्टी 5 में 5 सीट जीत जाती है। तो यहाँ पर हर किसी की अपनी विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा से अपने लोगों को जोड़ता है, ठीक है, और उसके साथ में वो अपना आगे बढ़ता है, और उसके लिए वो करता है, वो जीता है। तो मेरी दुनिया में मेरे जितने बच्चे हैं वही हैं। मैं उनको, मेरा कितना भी मैं मूड खराब रहे ना, मैं एक बार मार्कर पकड़ के पढ़ाना शुरू करूँ, सारे टेंशन्स खत्म हो जाते हैं। अच्छा, इस कंट्रोवर्सी के बीच खान सर से भी आपकी बातचीत हुई थी, आपने वीडियो में जिक्र किया था, क्या बातचीत हुई? बोले वहाँ पे फ़ोन करके आप टेंशन मत लीजिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप वहाँ बढ़िया काम कर रहे हैं, हम देखें वहाँ पे। तो आपने पूछा नहीं शादी के बाद जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे हम पूछे वहाँ पे, कहते हैं इसके ऊपर में कोई चर्चा अभी नहीं करेंगे। रक्षाबंधन की तैयारी में वो थे तो फ़ोन किए थे बीच में। तो रक्षाबंधन की तैयारी में थे, ठीक है, लेकिन इससे पहले आए क्यों नहीं प्रोटेस्ट में? वो गायब दिखे, खान सर नजर। नहीं, उस दिन उनका था, वो कह रहे थे कि मेरा कोर्ट केस का एक है, हियरिंग है वहाँ पे, और मुझे उसके लिए जाना है, तो मेरी टीम आएगी। तो खान सर की टीम आई थी, और बाकी ज्ञान बिंदु सर, जो ज्ञान बिंदु के हैं, रोशन आनंद सर, वो भी आए थे। और उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था रोशन आनंद सर को कि कहाँ जाना है, ये लोग कहाँ घुमा रहा है हमको, वहाँ पे एक जगह बोल रहा है यहाँ, और एक जगह बोल रहा है वहाँ पे, और क्राउड पूरा पूरा डिस्बर्स था, ठीक है। तो पहले वो वहाँ पर हमारे साथ बस स्टैंड पे उनको पुलिस पकड़ ली वहाँ, फिर उसके बाद में छोड़ दी, फिर उसके बाद में जो है वो अपनी गाड़ी से गए, फिर वो जंतर मंतर भी गए, बच्चों के बीच में बैठे। आप उनकी एक वीडियो देखोगे, बारिश हो रही है और भीगते बारिश में वो ऐसे एकदम जमीन पे बैठे हुए और बच्चों के साथ में आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो भी हैं। और बीच में तो उनके काफ़ी सेलेक्टेड बच्चे भी मिले, मैंने एक वीडियो भी देखी थी उनकी, ठीक है, जो सिक्योरिटी गार्ड के जो बच्चे थे वहाँ पे उनको प्रणाम भी कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत इज्जत कमाई है, बहुत मेहनत की उन्होंने, बढ़िया लेकिन रहा। बिहार के जो टीचर्स आए थे जैसे विपिन सर, रोशन सर, ये बहुत दिखे नहीं।
तो ऐसा लगा कि हाईजैक करने की कोशिश की गई, नहीं दिल्ली वाले हाईजैक टीचर्स ने करने की हाईजैक कोशिश कर नहीं लिया। की, थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ वहाँ पे, जिस बात के लिए मैं अभिनय सर को हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको थोड़ा सा यहाँ मैनेज करना था, क्योंकि लीडर वही थे और सारी चीज़ों को वही मैनेज कर रहे थे। तो मैंने कहा अगर आपने सभी शिक्षकों को बुलाया था तो ये आपके उत्तरदायित्व था वहाँ कि आप जो है सबको लेकर के चलते और सबके लिए वहाँ पर सिस्टम बांधते। वो नाराज़ भी थे तो बाद में सभी लोगों से हम होटल में भी मिल करके आए। हमने अभिनय सर को कहा कि आपकी नाराज़गी हम इनसे मिल करके दूर कर देते हैं, तो उनसे हम गए और रात के 4 बजे हम होटल से मिल के आए एयरपोर्ट पे। एरोसिटी पे हम वहाँ गए, सभी शिक्षकों से मिले। विपिन सर थे उसमें, एस के झा सर थे उसमें, नवीन सर थे वहाँ पे, फिजिक्स के एक साइंस मैग्नेट के एक टीचर थे, साहिल खांडेवाल सर थे और बाकी मीडिया के रिपोर्टर्स थे जो 2-3 उनके साथ में आए थे। ठीक है, तो सबसे मिल करके 8-10 लोग थे, सबसे लगभग 2-3 घंटे हम मिले, सबकी नाराज़गी हमने भी दूर की वहाँ पे। और उन्होंने ये भी कहा, एस के झा सर तो बड़े ये भी बोले कि आप पटना आइए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि सम्मान कैसे होता है और काम कैसे होता है। दोनों में आप लोग जो है वहाँ पे विफल रहे तो माफ़ी वाफ़ी मांगी, हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हम सबकी ये जिम्मेदारी थी, लेकिन वहाँ थोड़ा हम लोग पीछे हो गए। बट अगली बार ये है कि मिल करके बड़ा करेंगे, बेहतर करेंगे और इस बात को नाराज़गी लेकर के मत चलिए। हम सब का उद्देश्य एक ही यहाँ पर कि बच्चों की जीत होनी चाहिए और वो हम लोग लेकर के रहेंगे। अच्छा, आपका एक ऑब्जर्वेशन पावर मैं चेक कर लेती हूँ, ऑब्जर्वेशन स्किल। अभिनय सर के बारे में 3 अच्छी क्वालिटी और 3 बुरी क्वालिटी बता दीजिए। एक उनकी ऐसी क्वालिटी है जो अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी क्वालिटी ये है कि जब वो बोलते हैं निष्पक्ष तरीके से, तो वो इतना कई बार बोल जाते हैं कि वो अच्छा भी हो जाता है और कई बार वो बुरा भी हो जाता है। जैसे उन्होंने यहाँ पर बोलते एकदम ऐसा हो गया कि हाँ सरकार ये है, वो है, साथ-साथ जो विपक्ष है उसको भी लपेट दिया उन्होंने। कांग्रेस, राहुल गांधी। इसका नुकसान हमको ऐसे हुआ कि जब हम संजय सिंह को ज्ञापन देने गए, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे जो अभिनय सर हैं वो भी आए हैं क्या? हम बोले नहीं। तो ऐसे वो अपोजिशन को ही गरिया देते हैं, तुम कैसे लेके चलोगे बताओ? तुमको अपोजिशन का स्वाद भी चाहिए और तुमको उसके बाद में उसके साथ खड़े होकर के फोटो भी नहीं खिंचाना है। ये कैसे संभव है कि तुम हमारा सहयोग भी ले लोगे, हमारा सपोर्ट भी ले लोगे और उसके बाद में जो है ये भी बताओगे नहीं हम अपोजिशन के साथ नहीं, अपने आप को सेव करने के लिए। तो वहाँ मुझे समझ में आया कि जो चीज़ हमारी ताकत है वहीं कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी बन जाती है। वो एक पॉइंट है। बाकी दूसरा ये है, मस्त दिल इंसान है, पैसे की उनको ज़्यादा टेंशन होती नहीं है। तीसरा यहाँ पर ये बेबाकी से किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, बट ऐसा नहीं कि मतलब गरिया देंगे, अच्छे तरीके से ही वहाँ पर बोलेंगे। ये अच्छी क्वालिटीज़ है। और जो बाकी आपने बैड क्वालिटीज़ कही है, तो बैड का तो कुछ ऐसा नहीं है। एक पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि जब वो कोई चीज़ करते हैं तो थोड़ा सा प्लानिंग में उनकी कमी है, वो अगर वो बेहतर कर ले तो मज़ा आ जाएगा। नीतू मैम का गिना दीजिए, 3 बैड क्वालिटीज और 3 गुड नहीं क्वालिटीज। बैड क्वालिटीज़ मैडम में कुछ भी नहीं है, काहे कंट्रोवर्सी करवाएंगे आप? नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं करा रहे, इंसान ये है। है कि मतलब वो तो खुद एक्सेप्ट करती हैं। अरे वो नीतू मैम तो बहुत खुले दिल की महिलाएं हैं। अच्छी हैं और बहुत बढ़िया है, ठीक है। बस थोड़ा सा मैडम का ये है ना कि जब धोती हैं तो रगड़ करके किसी के बारे में भी बोल देती हैं। उनको ये समझना चाहिए कि हम कॉल पर जब किसी से बात करते हैं तो कैसे करें और यूट्यूब पर कहते हैं तो कैसे करें, क्योंकि यूट्यूब पर हमें बच्चा देख रहा होता है। तो मुझे लगता है कि जब आप यूट्यूब पर जा करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहते हो तो थोड़ा संयम वहाँ पर बातों में रहे तो सही है। बाकी मैं बोलूँगा तो मैम बोलूँगी अच्छा तुम बताओगे हमको इसे बोलना है, रुको अभी बताते हैं। नहीं बाकी नहीं, ऐसा नीतू कुछ, मैम दिल की बहुत हाँ साफ दिल की बहुत अच्छी हैं। आप उनसे बात करने जाओ, वक्त ले जाओ, आप ऑफिस में बैठो तो अच्छा मतलब बात करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिनय सर भी बहुत प्रेज करते हैं एक दूसरे को, मुझे जहाँ तक लगता है अभिनय सर को, मैं जितना समझ पाई हूँ। आदित्य रंजन सर के बारे में 3 क्वालिटी गुड और 3 बैड क्वालिटीज बता दीजिए। मेरी तो मैम अच्छी क्वालिटी तो मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। मुझे वो मेरी अच्छी क्वालिटी लगती है। दूसरा ये लगता है कि मुझे पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम में मुझे थोड़ा बड़ा इंटरेस्ट आता है, उसको मैं सही करने की कोशिश करता हूँ। एक टीम मैनेजमेंट है। तो ये 2 क्वालिटीज़ हैं। तीसरा मुझे कुछ और ख़ास लगता नहीं है। और जो ख़राब लगता है वो ये लगता है कि मैं ऐसी कौन सी बात बोल देता हूँ जिससे लोग चिढ़ जाते हैं। वो मैं हमेशा अपने आप में सोचता हूँ कि ये मुझे लगता है कि थोड़ी ख़राब है। सामने आपकी चाय की चुस्की बोल देते हैं, लॉलीपॉप बोल तो देते हैं। ये मुझे लगता है मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर मैं काम करूँ, मैं लोगों से बोलूँ हाँ, लेकिन क्या ही कहूँ मैं इसके ऊपर में। तो मुझे हमेशा ये लगता है एक चीज़ थोड़ा कि मुझे सुधारनी चाहिए, ये वाला पॉइंट। ये एक ही क्वालिटी हुई। हाँ एक, बाकी इसके अलावा आप बता दो ना, मुझे लगता है आप। नहीं नहीं, आप खुद इंसान दूसरा एक अपने आप खराब को क्वालिटी ज्यादा- है कि आजकल मुझे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। मतलब मैंने बच्चों पर भी जो है पिछले 6-7 महीने में थोड़ा मतलब क्लास के बीच में भी हो गया, ये थोड़ा हो जाता है ना, काम का लोड हो जाता है। पहले क्या था, मेरा 5-6 घंटे का ही काम होता था तो बाकी लोगों के से ज़्यादा मैं खुश रहा करता था। अब ऐसा सुबह 9 बजे निकलता हूँ, रात के मैं 2 बजे घर पहुँचता हूँ और टोटल फ्रस्ट्रेटेड, मतलब ऐसा कि अब लाइफ में कुछ है ही नहीं। ऐसा फ्रस्ट्रेशन रात के 2 बजे घर जाने के बाद आता है ना। रात के 2। मम्मी आके कहती है कि हाथ दबा दें, बॉडी मत छूना, तुम दूर बैठी रहो, खाना निकाल करके दे दो, बस इतना सा काम है। इतना फ्रस्ट्रेशन सा आ जाता है कि क्या ही कहे। तो अब बोलते हैं कि ठीक है, तो वो थोड़ा सा हो गया, बट उसको भी मैं कंट्रोल करूँगा बाई द मेडिटेशन, योगा, बाकी सारी चीज़ें।
अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, आखिरी हिस्से में चलती हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा सा जवाब देना, छोटे छोटे शब्दों में। आपके हिसाब से स्टूडेंट्स मैथ से डरते क्यों हैं? मैथ से इसलिए डरते हैं क्योंकि एक तो उनकी कैलकुलेशन ख़राब होती है, दूसरा वो कन्वेंशनल तरीका नहीं सिखाना हमें कि जिस तरीके से वो बचपन में करते चले आए, हम उड़ाने वाला तरीका सिखाते हैं, तो उनको वहाँ पे थोड़ा डर लग जाता है। अब लगता है नहीं, मैं पढ़ा दूंगा तो नहीं लगेगा। मैथ्स को मज़ेदार बनाने का आपका सबसे अनोखा तरीका? स्मार्ट अप्रोच मेरा। जो सवाल मतलब किसी भी सवाल को मैं दो तरीके से बताता हूँ, एक कि बेसिक से कैसे बनेगा जिससे उसको समझ आ जाए कि सवाल है क्या, और दूसरा इसको उड़ाना कैसे है। एग्जाम प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस को बैलेंस कैसे रखना है? दोनों ज़रूरी है, 50-50। आप बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपको आता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो आप 30 के 27 सवाल 25 सवाल बना पाओगे। प्रैक्टिस बहुत शानदार है, कंसेप्ट की पकड़ नहीं है, तो आप उसको बहुत लेंदी लेकर के जाओगे तब भी पूरे नहीं बनेंगे। दोनों अगर अच्छा है तो आप बेहतर कर सकते हो। अच्छा, सोशल मीडिया पर टीचिंग का असर कैसा लगता है और क्लासरूम में कितना डिफरेंस हो जाता है? ज़्यादा मज़ा मुझे ऑफलाइन में पढ़ाने में आता है। बच्चे सामने होते हैं, थोड़ा हँसते भी हैं, मतलब उनकी नज़रों में मैं देख पाता हूँ कि मैंने इस सवाल को कितने बेहतर तरीके से उनको पढ़ाया है, समझाया है। कोई सवाल ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा, ज़्यादा खुशी मिलेगी, कम समझ में आएगा तो उनको डाउट रहेगा, और कोई ऐसा रहा कि यार ये तो गजब हो गया, तो बिना कहे ताली बज जाती है। अच्छा, एक शब्द में खुद को डिस्क्राइब कर दीजिए। मुझे लगता है मैं अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कर पाऊंगा। ऑप्टिमिस्टिक बोल दीजिए। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक कह लीजिए, बट मैं अपने आप के बारे में कैसे कह सकता हूँ, लोग कहे तो ज़्यादा बेहतर है। कमेंट में तुम लोग बताना मेरे बारे में। अच्छा, दिन का पसंदीदा टाइम पढ़ाने के लिए आपको, आपका फेवरेट टाइम क्या है, टाइम जोन? मेरा पढ़ाने का टाइम शाम में। मुझे शाम में, हाँ, शाम में अच्छा लगता है। मैं दिन में ऑफलाइन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन की जब बात आती है तो 4 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक मैं पढ़ा सकता हूँ। अब तक का सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन लगा है आपको? सबसे बेस्ट स्टूडेंट? सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी अपनी सफलता की कहानी है। कोई एकदम सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के जो है सब इंस्पेक्टर तक बना है, उसकी एक अपनी स्टोरी है। कोई एक ऐसी लड़की रही है वहाँ पर जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में चले गए हैं, उसके चाचा ने उसको पढ़ाया वहाँ पे, तो उसकी एक अपनी कहानी है। तो किसी एक को बेस्ट कहना बाकी सबके तैयारियों पर पानी फेरने के बराबर है। मेरे लिए सब बेस्ट है। मैथ्स या लव? मैथ्स। मैथ्स के चक्कर में ही तो अभी तक शादी नहीं किया अभी। हाँ, शादी से याद आया, पिछले इंटरव्यू में आपने बोला था खान सर जब कर लेंगे तो मैं कर लूंगा। खान सर ने कर ली। तो खान सर ने कर लिया, अब हम कर लेंगे। कब? 2026 में हो जाएगा। 2026 में। चलिए, लास्ट सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। आदित्य की शुरुआत सब जानते हैं और सब शुरुआत की भी बात करते हैं, आदित्य का अंत क्या है? मैं इस सवाल से बहुत ज़्यादा डरता हूँ कि अंत ऐसे नहीं होना चाहिए। अंत कुछ ऐसा हो कि एक समाज में एक बहुत बड़े बदलाव के साथ में हो। अंत एक ऐसा हो जिससे दुनिया सीख करके उसको आगे बढ़ा करके लेके जाए। जैसे आज भी हम लोगों की कहानी सुनते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद की हो, भगत सिंह की हो, या फिर आप B.R. अम्बेडकर की देखो, ठीक है, या फिर आप शिक्षा जगत में भी आप बहुत लोगों को देखते हैं। इनफैक्ट अभी के रिसेंट के टाइम से हम अजीत डोभाल से काफ़ी कुछ सीखते हैं, हम जयशंकर जी से काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है जहाँ दुनिया मुझसे कुछ सीख ही ना पाए। तो मैं सीखने सिखाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि सीख करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए और सिखा करके आप अपने दुनिया को स्ट्रॉन्ग करिए। तो अंत मेरा यही हो कि जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सिखा दूँ, बस इतना है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।